सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कैसी हो नेहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी हो? हाँ। आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आप बहुत ही फिट और फाइन हैं। बिल्कुल कहते हैं ना, जैसे कि हेल्थ इज वेल्थ, तो वैसी ही लग रही हैं आप, बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लग रही हैं अपने चेहरे से बिल्कुल खुश। अच्छा, ऐसा? जी भाई, मैं हमेशा खुश ही रहती हूँ। अगर खुशी की वजह न भी हो ना, तब भी मैं खुश रहना जानती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी जीने की कला है। हाँ, तो सभी को जाननी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ कि हमारे श्रोता तो विविध भारती सुनते हैं और विविध भारती को अपना मित्र मानते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो विविध भारती को सुनते हैं, हर कार्यक्रम सुनते हैं और हमारे कार्यक्रम जो हेलो फरमाइश है उसमें अपनी राय भी जाहिर करते हैं। तो आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हैं? भाई, हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं कभी कभी तो मोबाइल से। अच्छा। और कभी कभी बाहर जब ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है और पक्षी उड़ते रहते हैं तो उन्हें देखते देखते कुछ वक्त बिता देते हैं। और दिन का जो अंत है वो कैसे होता है समाप्त फिर? रात को सोते समय? तभी मोबाइल देख के सोती हो? जी, कई बार तो ये काम करते हैं हम। और उसके अलावा कभी कभी किताब पढ़ते हुए सोते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। तो ये जो मोबाइल की बात आपने कही, इस बात से हम सभी थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक क्या कहना चाहिए कि इस पर हम यकीन नहीं करते हैं। मतलब हम मानना नहीं चाहते कि हम सुबह उठते ही मोबाइल देखें और शाम होते ही या रात को सोते समय हम मोबाइल देखें। कहा जाता है कि भाई सुबह की शुरुआत मोबाइल से बिल्कुल भी ना करें, है ना? और रात को सोते समय भी लगभग 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले मोबाइल से अपने आप को दूर कर लें। और उठते ही सबसे पहले तो भाई ईश्वर से शुरुआत करें, ईश्वर को प्रणाम करें, सुबह की ताजगी देखें, प्रकृति से जुड़ें, पानी पिएं, खुद के चेहरे को धोएं, खुद के मन को साफ रखें और अच्छे अच्छे विचार, जिसे पॉजिटिव कहते हैं, एनर्जी के साथ हम अपने आप को उठाएं, तो शायद दिन की शुरुआत बेहतर हो सकती है। जी बिल्कुल। तो मैं अब कुछ तो बदलाव लाने वाली हूँ। अच्छा, ऐसी बात? तो नए साल में भी तो कुछ संकल्प लिए होंगे? जी, नए साल में इस साल हमने ये संकल्प लिए कि कोई संकल्प ना लिया जाए। अच्छा। क्योंकि हर साल जब हम संकल्प लेते हैं तो उसे पूरा करने में काफी वक्त लगा देते हैं, ये सोचने में कि कल से इस संकल्प पर अमल किया जाएगा। हाँ, और वो कभी पूरा नहीं होता है ना? तो इसलिए वो हर काम करने की कोशिश की जाए जो हमारे लिए अच्छा है। बिना संकल्प अगर वो हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए आज के जो विषय है वो भी बता दें, क्योंकि हमने भी संकल्प ले रखा है कि कार्यक्रम के शुरू में हम चारों जो हमारे विषय होते हैं 4 या 5, उनके बारे में श्रोताओं को बता दें। बिल्कुल। तो बताइए। तो आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है। इस विषय पर बात करेंगे। और पर्यटन में हम घूमने जाएंगे खज्जियार, हिमाचल प्रदेश। हाँ, क्या बात है, अरे वाह। और मनुहार कब तक, मंदाकिनी? ओहो, यानी कि हमारे श्रोता अगर रूठ गए हैं तो उन्हें हम मनाते तो रहते हैं, लेकिन भाई अगर हर बार आप रूठे रहेंगे तो हम आपको मनाएंगे कैसे, है ना? इसी पर होगा आज की मनुहार। यानी आपके जीवन में ऐसा कोई पल होगा जब आपको किसी व्यक्ति को बार बार मनाना पड़ता हो या हर कोई आपसे रूठ जाता हो, ऐसी कोई याद आपके जीवन से जुड़ी, या आप रूठ जाते हैं, आपको बार बार बात बात पर रूठने की आदत है और आपको ऐसी लत लग गई है कि कोई आपको मनाए। तो ये सब बातें आप अपने विचार हमें अपने फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। और नेहा, मुझे कुछ कहना भी है। तो कहिए। भाई, ये सेगमेंट का नाम है मुझे कुछ कहना है, तो हमारे श्रोता भी बताएं कि वो क्या कहना चाहते हैं। और लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि छुट्टी का जो दिन है उसको वो किस तरह से बिताना पसंद करते हैं, यानी छुट्टी बिताने के पर्याय पर वो अपनी कलम चला सकते हैं कि एक दिन मिलता है हमें छुट्टी का, और क्या वो दिन घूमने निकल जाते हैं या हिल स्टेशंस पर घूमने निकल जाते हैं, लंबी दूरी पर निकल जाते हैं, बजाय इसके कि घर पर ही छुट्टी मनाई जाए अपनों के साथ, अपने लोगों के साथ, है ना? घर में रखे सामानों के साथ और सुबह की गार्डनिंग के साथ, पक्षियों के साथ, प्रकृति के साथ, घर के सामानों के साथ, दीवारों के साथ, दरवाजों के साथ हम छुट्टी मना सकते हैं चाहे तो, या अपने आसपास के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ। ये सभी बातें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि उन्हें क्लू मिल जाए कि उन्हें लिखना क्या है, कि छुट्टी बिताने के पर्याय क्या क्या हो सकते हैं, दूर कहीं जाएं उससे अच्छा क्या आपके लिए ऑप्शन है,
इस पर वो हमें बता सकते हैं। और इस वक्त एक अच्छा ऑप्शन क्या है कि हम गीत सुनवा दें। यस बोलो कुछ तो बोलो, प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो, प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो, फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो, हाय प्यार हो तो कह दो यार। काहे को नजर घबराई सी है, महफिल भी है तन्हाई भी है, काहे को नजर घबराई सी है, महफिल भी है तन्हाई भी है, छुपे छुपे तुम रुके रुके हम, सोचो जरा, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, दिल ना तोड़ो गुस्सा छोड़ो, ठोकर लगे ना संभालो सनम, प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो, फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो, हाय प्यार हो तो कह दो यार। दिल वाले का सवाल सुनो, कहाँ चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो अरे कुछ तो बोलो, दिल ना तोड़ो गुस्सा छोड़ो, अब तो निगाहें मिला लो सनम, प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो, फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो, हाय प्यार हो तो कह दो यार। आपकी अदाओं का हिसाब नहीं, लाखों में हमारा भी जवाब नहीं, आपकी अदाओं का हिसाब नहीं, लाखों में हमारा भी जवाब नहीं, कम नहीं तुम कम नहीं हम, सोचो जरा, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, दिल ना तोड़ो गुस्सा छोड़ो, ऐसे ना आंचल छुड़ा लो सनम, प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो, फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो, हाय प्यार हो तो कह दो यार। हाँ तो बोलो बोलो कुछ तो बोलो नेहा। जी, हमारे श्रोता ने कह दिया है कि विविध भारती के श्रोता और आपसे विविध भारती से रूठ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे वाह। किसी किसी बात पर नाराजगी होती है, मतभेद होता है, खुद ही मान जाते हैं, आपको मना लेते हैं। बिल्कुल सही कहा हमारे श्रोताओं ने कि वो हमसे नहीं रूठते हैं और हमारे साथ कदम दर कदम बढ़ते चले जाते हैं और हर कार्यक्रम में अपनी ऊर्जा लगा देते हैं सुनने के लिए, और हमारे जो विचार हम उनको प्रेषित करते हैं उनका प्रत्युत्तर भी वो देते हैं लिखकर, है ना। तो आज का सेगमेंट था कि मुझे कुछ कहना है और हम बात कर रहे थे छुट्टी बिताने के
पर्याय विषय पर। तो हमारे श्रोताओं ने तो लिखना शुरू कर ही दिया है, लेकिन आप बताइए नेहा कि घर में कैसे बिता सकते हैं छुट्टियां, क्योंकि छुट्टी होते ही अक्सर यही होता है हर घर में कि चलिए बाहर जाया जाए, दूर चला जाए या हिल स्टेशन जाया जाए। तो उससे अगर न जाकर, इतनी दूर न जाकर, हम और क्या क्या सोच सकते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है मंदाकिनी जी कि अगर हम घर में रुक रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अपने अपने फोन में सब बिजी हैं या टीवी देख रहे हैं एक साथ सब मिलकर। उसकी बजाय हम कर सकते हैं, जैसे हम हमारे बचपन में हम अलग अलग खेल खेलते थे, बोर्ड गेम्स होते थे वो खेलते थे, या आमतौर पे हाथ से ही जो खेलते ना, अलग अलग चिड़िया उड़, इस तरीके के खेल भी खेला करते थे, दौड़ भाग के कुछ खेल खेला करते थे। तो ये सब भी हम कर सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा आपस में बातचीत होती है और आनंद जुड़ाव होता है, एक दूसरे से जुड़ाव और प्यार की जो अनुभूति जो हम थोड़ा थोड़ा खोते चले जा रहे हैं मोबाइल के चक्कर में, है ना, उससे हम थोड़ा सा बदल सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि हम घर में खेल, जैसा आपने कहा, खेल सकते हैं। दुनिया भर के खेल हैं जिन्हें हम पुराने जो खेल हुआ करते थे उन पर जाया जा सकता है, और अपने बच्चों को हम उन पुराने खेलों के बारे में जो हम अपने जमाने में खेला करते थे बताया जा सकता है। आप देखिए बच्चे कितने आनंदित होंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ कंप्यूटर गेम आता है, उन्हें वो खेल आते ही नहीं जो हमने खेले, है ना। तो उन्हें खेलना सिखाइए, कबड्डी सिखाइए, रस्सी सिखाइए, लूडो सिखाइए, सांप सीढ़ी सिखाइए, और रस्सी कूदना सिखाइए, दौड़ कूद सिखाइए, लंगड़ी टांग सिखाइए, पर्चियों वाले कितने पर्चियों वाले, तोता उड़, मैना उड़, गाय उड़, और हम उड़ा देते हैं गाय को, और फिर उसके बाद हमें सजा मिलती है। आइस पाइस सिखा सकते हैं, लुका छिपी जिसे कहते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे, सतोलिया खेलते थे जहाँ पर बॉल को पत्थरों पर मारा जाता था और फिर हम सब दौड़ते थे, तो हमारी पीठ पर बॉल लगाई जाती थी। हम वॉलीबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल को खेला जा सकता है अपने घर के आसपास। तो बहुत सारी गेम है जहां बच्चों को आप जोड़ सकते हैं, अगर बच्चे जिद करते हैं कि उन्हें बाहर ले जाया जाए। और दूसरी बात यह है कि उन्हें आप कुछ सिखाइए, डांस सिखाइए, सिंगिंग सिखाइए, और मैं तो ये भी कहूंगी कि उन्हें आप नाटक भी दिखाइए, रंगमंच का नाटक, है ना, क्योंकि ये जो रंगमंच है वो हमारी जिंदगी से जुड़ा होना चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि हम भारतीयों की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में रंगमंच कहीं नहीं है जी। और लेकिन आप देखेंगे कि कई बच्चे जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, जो इस दुनिया से जुड़कर आगे एक्टिंग की दुनिया में चले गए हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं बचपन से रंगमंच भी देखते आए हैं। नाटकों की दुनिया में उनके माता पिता ने उन्हें ले जाकर उन्हें दिखाया है कि नाटक क्या होते हैं, है ना। तो वो दिखाएं जिससे वो बच्चे स्कूल में जाकर अच्छा एक प्ले कर सकते हैं। उनकी जो हिम्मत है, उनके अंदर एक कहना चाहिए कि शक्ति, आत्मशक्ति का संचार होता है, बोलने की झिझक कम होती है, जो दूर होती है झिझक, जिनसे बच्चा कई बार बहुत आत्म केंद्रित होता है बच्चा, वो उससे खुल सकता है। तो ये सब भी किया जा सकता उन्हें भाव अभिव्यक्त करने आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से भाव हमारे अंदर आ रहे हैं, या कभी कभी हमें सिर्फ रोना आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है, ये खुशी के हैं आंसू, या दुख है, या कोई काम न कर पाने का एक बेबसी सी होती, उसके आंसू है। छोटे बच्चे वो सारी चीजें जाहिर नहीं कर पाते, तो अगर वो रंगमंच से जुड़े हैं तो उन्हें एक तो रसों की जानकारी होती है, और उसके अलावा वो भाव भी उस तरह से बता सकते हैं कि किस तरह के भाव की वजह से वो कोई काम हो रहा है उनके जीवन में। बिल्कुल, उनके जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है अगर बच्चों को हम रंगमंच की दुनिया से जोड़ते हैं। और हम भी इस उम्र में, माता पिता की जो उम्र है, अगर वो रंगमंच की दुनिया में जाते हैं, देखते हैं नाटक अच्छे अच्छे लेखकों के, तो उनकी जिंदगी में भी बहुत परिवर्तन आता है। दूसरा, अच्छी किताबें पढ़ी जा सकती है, बच्चों को अच्छी से अच्छी किताबें दें पढ़ने के लिए और उन्हें प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए। तो छुट्टियों में खेल कूद, मनोरंजन, हंसी मजाक, ये सब चलना चाहिए, लेकिन दूर जाकर ही हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। घर में कार्यक्रम में एक अंतराल का समय, अरे हाँ, ये जरूरी है। पहले अंतराल ले लेते हैं। हाँ जी। तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है। हाँ, और जैसे कि आप बता रही थी मंदाकिनी जी कि क्या क्या कर सकते हैं, तो
अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनसे मिलने जा सकते हैं, उन्हें घर बुला सकते हैं। ये साथ में मिलकर बहुत से काम किए जा सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, खेल कूद भी किए जा सकती है। बिल्कुल, पढ़ाई तो हम रोज ही करते हैं ना, अगर छुट्टी है तो उसको एंजॉय में हमें बिताना चाहिए। और जैसा कि हमने कहा कि और दिन हम इतने बिजी होते हैं, किसी के घर नहीं जा सकते, तो छुट्टी का दिन निकालिए, किसी के घर मिलने जाएं, किसी का सुख दुख पूछने जाएं, किसी बड़े बुजुर्ग से मिलने जाएं, है ना, उनको समय दे सकते हैं हम, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं। तो बहुत सारे काम हैं जो हम छुट्टी के दिन कर सकते हैं और छुट्टी बिताने के कई पर्याय ढूंढे जा सकते हैं। तो हमारे श्रोता क्या लिखने वाले हैं, ये तो हम अब श्रोताओं को पता चल ही गया होगा कि वो किस तरह से छुट्टी को बिताना पसंद करते हैं। वो अपने विचार हम तक लिख सकते हैं। और हमारे कुछ श्रोताओं ने तो भेज भी दिए अपने विचार। अच्छा, अरे वाह। वो कह रहे हैं छुट्टियां बिताने का पर्याय ये नहीं कि सिर्फ घर पर आराम ना बना, कम से कम मेरे लिए तो ये नहीं है। मेरे हिसाब से छुट्टियों का मतलब अपने रुके हुए काम पूरा करना, लोगों से मिलना जुलना, जिन कामों को हम पूरे सप्ताह नहीं कर पाते उसमें समय देना, जैसे साफ सफाई, बागवानी आदि। बिल्कुल। और ये भी जरूरी नहीं कि हर छुट्टियों में हमें कहीं घूमने जाना ही है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जो बात हम कहना चाह रहे थे कि भाई एक छुट्टी होती है या कुछ छुट्टियां होती हैं और बच्चे जिद पकड़ लेते हैं कि बाहर चला जाए, हिल स्टेशन चला जाए, और आप नहीं जा पाते, नहीं जाना चाहते, तो छुट्टी घर पर भी मनाई जा सकती है। एक ने लिखा है कि छुट्टी का पर्याय पिकनिक पर जाना, बाहर डिनर पर जाना, इंडोर गेम, ऐसे बहुत से आसान तरीके हैं जो बच्चों और माता पिता रिश्ते मजबूत करने में सहायक होते हैं। बच्चों की साल भर की स्कूल की व्यस्तता से छुटकारा दिलाने में भी मदद करते हैं और ये कुछ आसान प्रयोग हैं जो बच्चे की रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। बच्चों पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है और 5 से 12 वर्ष के बच्चों पर किए गए मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण से ये साबित हुआ है कि जो बच्चे पढ़ाई में होशियार हैं वे हर कार्य में रुचि रखते हैं, खेलकूद में, घर के कार्यों में और रचनात्मक गतिविधियों में भी वो भाग लेते रहते हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि छुट्टी बिताने के बहुत से साधन होते हैं। हम तो हमारे बचपन में जब हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी तो पूरे 2 महीने की होती थी। तब कुछ समय ननिहाल में जाते थे, फिर सिलाई कढ़ाई और कुछ व्यंजन बनाना सीखते, कहानियों की किताबें, उपन्यास पढ़ते थे। उसके बाद कॉलेज में जब भी छुट्टियां होती थी तो मुझे टाइप का बहुत शौक था। हर छुट्टी में टाइप सीखने जाती थी, परीक्षा भी पास की टाइपिंग की। छुट्टी में फिल्में देखते थे, बहुत सी किताबें पढ़ते थे। बिल्कुल। एक ने लिखा है कि छुट्टियां बिताने का पर्याय मुझे कुछ कहना है। छुट्टियां बिताने का मकसद होता था कि दादी या नानी के घर जाएंगे और बहुत सारे मजे करेंगे। नानी के घर पर पेड़ पर चढ़ेंगे, नानी के हाथ से खाना खाएंगे, नानी की कहानी सुनेंगे। दादी के घर जा रहे हैं तो दादी के हाथ से खाना खाएंगे। और जब लोग घूमने भी कहीं जाते थे तो वो भी बहुत खुश रहते थे। इस तरीके से हम अपनी छुट्टियों को बिताया करते थे। और हमारे एक और साथी ने कहा कि छुट्टी बिताने के लिए पहाड़ों पर सैर करना एक शानदार विकल्प हो सकता है। शांति और प्रकृति का वहां आनंद लिया जा सकता है। समुद्र तट पर जाकर सूरज की गर्मी और लहरों की ठंडक का अनुभव करना भी एक सुखद तरीका है। ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करके इतिहास और संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिल सकता है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताकर खेलों या गतिविधियों में शामिल होकर छुट्टियां खास बनाई जा सकती हैं। किसी नए शौक को सीखना या किसी पसंदीदा किताब को पढ़ना भी छुट्टियों को यादगार बनाने का तरीका हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि अगर हम ढूंढते हैं तो 1000 तरीके हमें मिल सकते हैं छुट्टियां बिताने के। तो अब एक गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल। Zum 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 zum. Zum 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 zum. Gum 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 gum. Gum 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 gum. ऐ भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। बहके कदम कुछ हमें भी सनम हो गया 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 गया। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। रो 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 रुत चले छुम छुम है नजर गुम
के फिर आना, आके शर्माना, एक फसाना हो गया गया गया। भूला भूला मन मेरा कहीं रे सजन, हो गया गया गया। बहके कदम कुछ हमें बेसनम, हो गया 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 गया। भूला भूला मन मेरा कहीं रे सजन, हो गया गया गया। तुम हो क्यों बेकल, क्यों ढला काजल, चांद के मुख पे क्यों उड़े बादल। तुम हो क्यों बेकल, कल 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 कल, क्यों ढला काजल, चल 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 चल, चांद के मुख पे हे हे हे, क्यों उड़े बादल। जादूगर तेरे नैनवा तेरे, प्यार में खो के दिल दीवाना हो गया गया गया। भूला भूला मन मेरा कहीं रे सजन, हो गया गया गया। बह के कदम कुछ हमें बेसनम, हो गया 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 गया। भोला भोला मन मेरा कहीं रे सजन, हो गया गया गया। रू 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 रू। प्यार में हमको पाके बलम को होश हो बैठे, क्या हुआ तुमको। प्यार में हमको हाँ पाके बलम को क्या हुआ। होश हो बैठे, अच्छा क्या हुआ तुमको। हा तुम गए जब मिल के हम गए खिल के रह गया दिल, मैं दीवाना हो गया गया गया। भोला भोला मन मेरा कहीं रे सजन, हो गया गया गया। तो खोना है अगर कहीं तो कहीं घूमने चला जाए। वही तो बात हम कर रहे थे कि भी घूमने कहाँ जाया जाए, क्या घर पर ही घूमा जाए या बाहर जाया जाए। तो चलिए नेहा, भारत के स्विट्जरलैंड चलते हैं आज। भारत के स्विट्जरलैंड। हाँ, भारत के स्विट्जरलैंड में अच्छा है ना? यानी हमारे श्रोता समझ ही गए हैं कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। खजियार को, है ना, जो हिमाचल प्रदेश में है। तो आज हिमाचल प्रदेश में हम खजियार की सैर करने जा रहे हैं। और बताइए इनके बारे में, क्या है ये, कौन सी जगह है। भाई मुख्य रूप से तो अपने मंदिरों के लिए ये जाना जाता है और पर्यटकों से घिरा रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है मंदाकिनी जी कि सिर्फ मंदिर ही मंदिर यहाँ है, बल्कि जंगल, झील, मैदानों की रंगत भी यहाँ देखने मिलती है। और प्राकृतिक सुंदरता इतनी अच्छी है कि आपका मन मोह लेगी। वातावरण इतने अच्छे है कि मुग्ध हो जाएंगे। तभी तो इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है ना नेहा। और अगर खजियार आए हैं तो फिर क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कि पहले तो यहाँ जो प्राकृतिक नजारे हैं ना, वो हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि हम उनका आनंद लें। और उसके बाद खजियार के जो दर्शनीय स्थल है वहां पर हम धीरे धीरे चलेंगे, जहाँ खजियार झील है, यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह में से भी वो एक है झील। और एक और पन्ना की पहाड़ियां हैं और दूसरी ओर लहराते बादल। तो ये नजारा अगर किसी को मिले तो बिल्कुल खो जाएगा वहां। बिल्कुल। और इसके साथ ही छोटी छोटी जलधारा के दृश्य हैं। लंबे देवदार के जंगलों को देखकर प्रकृति का आनंद तो दुगना हो जाता है। और कैलाश पर्वत भी यहाँ नजर आता है। हाँ, और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ मंदिर और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेकर ही आपकी खजियार यात्रा पूरी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आपको रोमांचक खेलों का शौक है तो आप सही जगह आए हैं। क्योंकि खजियार में पैराग्लाइडिंग और घुड़सवारी जैसे रोमांचक खेलों का अनुभव भी आप ले सकते हैं। वाह। और साथ ही खजियार में हम काला टोप वन्य जीव अभ्यारण्य भी जा सकते हैं घूमने के लिए। यहाँ लंगूर, सियार, हिरण, तेंदुआ, भालू और हिमालयन ब्लैक पैंथर आदि वन्य जीव हमें नजर आते हैं। और आमतौर पर खजियार को एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट की तरह भी देखा जाता है।
मंदिरों के लिए तो प्रसिद्ध है, फिर मंदिरों के दर्शन करना भी जरूरी है। बिल्कुल सही। और हम जाएंगे जहाँ मंदिर हो तो हम दर्शन ना करें, ऐसा हो नहीं होता है ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो खजियार का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है खज्जी नाग मंदिर। यहाँ पर कुछ नाग की मूर्तियां हैं और यहाँ श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। खजियार में जो 1 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव की 85 फीट ऊंची प्रतिमा है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा है और कांसे की पॉलिश है इसमें, ताकि ये चमकदार नजर आती है। और इसके अलावा अगर आप खजियार में स्वर्ण देशी मंदिर भी जाए तो आपको बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। और अगर हम सोच रहे हैं कि किसी खास कौन से समय में जाना चाहिए, तो ऐसे इंतजार करने की जरूरत नहीं, किसी भी समय में जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ठंड ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती तो ठंड के मौसम में ना जाएं, खासतौर से जनवरी फरवरी के महीनों में, क्योंकि अक्सर हिमपात होता है, तो उस वक्त ना जाएं। और बाकी तो हम जा सकते हैं कभी। बिल्कुल जा सकते हैं। अभी देखो जनवरी निकलने वाला है और फरवरी आने वाला है, तो फरवरी के अंत तक अगर आप जाना चाहते हैं तो निकल सकते हैं। और अगर आपको हिमपात देखना है, बर्फ के नजारे देखने हैं, बर्फ की बारिश देखनी, तो फिर निकल पड़िए। कुछ लोग जाना पसंद करते हैं ऐसी सर्दी में भी। और खजियार चंबा जिले का एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ पहुंचना भी आसान है, ज्यादा आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। डलहौजी से ये 24 किलोमीटर की दूरी पर है और इसलिए सड़क मार्ग से आने के लिए डलहौजी का चुनाव करना भी बेहतर माना जाता है। और ये सबसे जो पास का रेलवे स्टेशन है वो है पठानकोट। हाँ, और शिमला या चंबा से आप सड़क मार्ग से यहाँ जा सकते हैं। और वायु मार्ग अगर आपको चुनना है तो धर्मशाला के पास गग्गल में 120 किलोमीटर की दूरी पर हवाई अड्डा है और फिर वहां से आपको टैक्सी या बस लेनी होगी, दोनों ही उपलब्ध रहते हैं। तो उसके जरिए फिर आप यहाँ पहुंच सकते हैं। वैसे हमारे साथियों ने, हमारी एक साथी तो वहाँ जाकर भी आई है। अच्छा, उन्होंने अपने कुछ अनुभव लिखे हैं ना? जी, बताइए। तो वो कह रही कि 5-6 साल पहले दुर्गम हिमाचल प्रदेश का ऊंचा सौंदर्य स्थल खज्जियार गए थे। बर्फ से ढके हिमधवल गिरी शिखर, देवदार सुरू के हर हरे ऊंचे वृक्ष, उत्साहवर्धक शीतल हवा, कोहरे में लपेटा हुआ वहां का एक प्राचीन लोक कथा का साक्षीदार सुंदर सरोवर, मन प्रसन्न हो गया। वहां के मनोरम निसर्ग दृश्य देखकर ही पता चला कि खज्जियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है। तो इसीलिए आज हमारी इच्छा थी कि हम भी भारत के इस मिनी स्विट्जरलैंड की सैर पर चले। तो सैर लगभग हमारी हो चुकी है और अब क्योंकि गीतों का आनंद भी हमें लेना है तो एक गीत सुना दिया जाए। गीत तो हम आपको सुना दें, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए कि स्टार्टअप के लिए आपने कुछ किया है कि नहीं? हाँ, स्टार्टअप के लिए तो सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सभी व्यक्ति सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टार्टअप शुरू हुआ था हमारे देश में और लोगों को इससे तरह तरह के फायदे हुए हैं स्टार्टअप आरंभ होने से। मैंने क्या सोचा है, एक ब्रेक के बाद बता दूं आप कहें तो? बिल्कुल, हमारे साथियों ने तो स्टार्टअप किया भी है, उसके बारे में भी उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। अच्छा, वो भी हम बता देंगे अंतराल के बाद। बिल्कुल। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और अब गीत। बिल्कुल। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी
थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। मदहोश कर दो, भड़क उठे हैं शोले, इन्हें खामोश कर दो। हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। हाँ तो नेहा, हाँ जी। अब आप मुझसे पूछ रही थी कि स्टार्टअप पर हमने क्या क्या किया है। तो देखिए, हमारे तो श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है कि भी स्टार्टअप में क्या क्या होना चाहिए। तो पहले हम बता देते हैं कि स्टार्टअप क्या है और इसमें क्या और किया जा सकता है। जी, तो स्टार्टअप का जो अर्थ है वो तो है कि अपने दम पर कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति जब मिलकर कोई छोटा उद्यम करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। इसे हम स्टार्टअप के नाम से जानते हैं और अलग अलग तरह के इसमें विचार शामिल हो सकते हैं और स्टार्टअप के जरिए एक नए विचार को बढ़ावा मिलता है और साथ ही देश के विकास में भी इसका योगदान हमें देखने को मिलता है। और जब भी ऐसे स्टार्टअप की शुरुआत कोई करता है तो एक जोखिम उठाता है वो, और इसको उठाने के लिए हर स्टार्टअप करने वाला व्यक्ति प्रोत्साहित हो, इसलिए ही राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की शुरुआत की गई। और पहली बार ये दिवस साल 2022 में मनाया गया। बिल्कुल। और साल 2022 में इसकी जब घोषणा हुई थी तो 16 जनवरी को पहली बार देश में कई कार्यक्रमों के साथ ये दिन मनाया गया था और इस दिन का उद्देश्य नए उद्यम का विचार रखने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना है और उनके इन कामों के लिए उनकी सराहना करना भी है। इस दिन का जो उद्देश्य है वो यही है और स्टार्टअप के लिए इन दिनों कई आर्थिक योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। तो जो हमारे युवा लोग हैं जिनके पास सरकारी रोजगार नहीं है, हम अक्सर क्या होता है नेहा कि हम पढ़ाई के साथ सीधा यही सोचते हैं कि हमें कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी पद मिल जाए और उसके लिए हम एग्जाम दिए चले जाते हैं। और कई बार न जाने कितने साल यूं ही निकल जाते हैं। तो ऐसे में हमारे युवाओं को ये कहा गया है कि वो कोई स्टार्टअप शुरू करें, है ना, कोई बिजनेस शुरू करें मिलजुल कर। वो सरकारी नौकरी के पीछे ही न जाएं और एक उद्यम शुरू कर सकते हैं, एक छोटा लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं, 4 दोस्त मिलकर, 4 युवा मिलकर और आगे चलकर वो ताज़ जिंदगी उस उद्योग को बढ़ा सकते हैं और अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो ये विचार अच्छा है ना कि आप एक नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और इसके लिए बहुत सारे लोन आपके लिए उपलब्ध हैं। आप थोड़ा सा जाइए, गौर कीजिए, वेबसाइट खोलिए और आपको पता चलेगा कि आपको आर्थिक सहयोग किस तरह से मिल सकता है और आप किसी भी स्टार्टअप के लिए कहाँ से लोन ले सकते हैं, कैसे नए विचार पनपा सकते हैं कि किस विषय पर उद्यम शुरू किया जाए, आपकी योग्यता कहाँ तक है, आपका शौक कहाँ है, आप किस उद्योग को फलीभूत कर सकते हैं अपने कार्यों के साथ, ये सभी बातें उस पर लागू होती हैं। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा शौक क्या है जो हम बढ़ा सकते हैं आगे। खुशी खुशी, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ शुरू किया तो हमने भी वही। नकल नहीं होनी चाहिए और मजबूरी में दबाव में आकर भी कोई स्टार्टअप आप शुरू करेंगे तो फिर उसका जो अंत वो बुरा ही होता है। आप मेहनत कीजिए और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है इसमें भी। आप उसके लिए पहले थोड़ा पढ़िए, जानिए, बूझिए कि स्टार्टअप कैसे शुरू किया जा सकता है, कितनी अवधि में इसे हम शुरू कर सकते हैं, कहाँ से हम लोन उठा सकते हैं, किन किन लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ आपके दोस्त होंगे
लीजिए, आपके विचारों से मेल खाते हुए एक ही शौक के जब 4-5 दोस्त इकट्ठे हों तो आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं हम गाँवों की बात करें ना, तो गाँवों में स्त्रियां जो है स्टार्टअप योजना चलाती हैं। बहुत सारी गाँव की औरतें इकट्ठा होती हैं और वो पशुधन जैसा कोई कार्य करती हैं, या वहाँ पर बहुत सारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग उन्होंने शुरू कर रखे हैं स्टार्टअप के तहत। और कुछ कुछ चीजें जैसे बनाने का होता है, क्योंकि बहुत सी चीजें जब अब शहरों में रहने वाले बहुत सी चीजें वो बना भी नहीं पाते हैं। जैसे कोई कुछ जैसे बड़ी पापड़ अचार की अगर हम बात करें, बिल्कुल, तो उसके लिए एक वक्त लगता है या एक वातावरण चाहिए, धूप में सुखाना है, सही समय पर उठाना है। ये सारी चीजें व्यस्त होते हुए अगर नहीं कर पाते हैं तो कई बार वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो रहते हैं वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं अपने स्वाद के कारण, या उनके तुरंत वो पहुंचा देते हैं। इस तरीके की कुछ कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं हर एक में। तो वो चीजें ही उन्हें आगे बढ़ाती हैं। बिल्कुल जी। और नकल करने से आमतौर पर वो कई बार नहीं भी चलता है, क्योंकि पहले से ही एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो वो काम कर रहा है और शायद आपसे बेहतर कर रहा है, क्योंकि उसका वो नया विचार था। तो उसको बढ़ने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन एक नए विचार के साथ अगर आप आते हैं, बिल्कुल, तो जरूर आप कहीं ना कहीं सफल होते हैं या फिर किसी दूसरे विचार की तो और आप जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने नेहा। और मैं आपको बताऊं, मेरी एक फ्रेंड के बारे में बताना चाहती हूँ। वो भी पहले सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी, बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन जब नहीं लगा तो उन्होंने क्या किया कि अपनी ही जानकारी की 5-7 महिलाओं को इकट्ठा किया जिन्हें रोजगार की तलाश थी। उनसे उनके शौक के बारे में बात की और वही पता चला कि वे राजस्थान के जो भुजिया, पापड़, बड़ी, अचार, इस तरह के जो चीजें हैं वो बना सकती हैं। और चूंकि वहाँ बहुत इस तरह की चीजों का कहते हैं लोग खरीदारी करते हैं, लोग खरीदना पसंद करते हैं, खूब खाने के शौकीन होते हैं, तो उन्होंने उन महिलाओं को मिलकर ये एक स्टार्टअप शुरू किया। और आज मेरी उस फ्रेंड के पास लगभग 60-70 महिलाओं का एक पूरा बड़ा स्टार्टअप है, जहां वो मिलकर बड़े पैमाने पर ये सब चीजें बनाती हैं। और कितने ही लोग, हमने भी कितनी ही बार उनसे ये चीजें खरीदी हैं, और वो औरतें क्या कमाल की चीजें बनाती हैं कि आप कहते हैं ना कि उंगलियां चाटते रह जाना, वो वाली बात है। तो उनका रोजगार भी हो गया, उन्हें रोजगार भी मिल गया, और दिन भर उनका समय भी व्यतीत हो गया और शौक का शौक हो गया। बिल्कुल, जैसे कि हमारी एक जो सुनने वाले हैं उन्होंने भी कहा है कि 30 साल पहले हमने स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखा था। माहौल अलग था, स्थितियां चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन अब स्टार्टअप आंदोलन में बदल चुके और इसकी चर्चा घरों में पहुंच गई है। अभी तक 10 वर्षों में एंटरप्रेन्योर को लेकर बड़ा सम्मान है। इस वजह से लोगों को अपना काम शुरू करने का साथ दिया है। स्टार्टअप की दुनिया सर्विस और टेक क्षेत्र कुछ गिने चुने गुण तक सीमित नहीं रही। अब छोटे छोटे गांव में लोग देश के लोगों को अपनी आकांक्षाओं के स्टार्टअप और कारोबार का आकार दे रहे हैं, और इससे हम गरीबों की मानसिकता से उबर रहे हैं। पहले हमारी पहचान सस्ता श्रम देने वाले देश की थी, अब एंटरप्रेन्योर नेशन की है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव है, और ये बदलाव हम ही ला सकते हैं सोचकर कि हम किस तरह से खुद को खंगालें कि हम कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले अपना मनन करें कि हम किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। और खासतौर से देश की युवा, जो युवक और युवतियां हैं, अभी हाल में पढ़कर निकली हैं, सरकारी नौकरी की तरफ ही न भागें, बल्कि अपने अंदर झांकें और पता करें कि वो किस दुनिया में जाना चाहती हैं और अपना एक कहते हैं ना कि स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं। जी। रख दिया, हाँ, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया, और कहा हो चाहे तो मुरादिया ले ले संवरिया, चाहे तो मुरादिया ले ले, फेर के नैना न जा मैं मारी रसिया, हो चाहे तो मुरादिया ले ले सांवरिया, चाहे तो मुरादिया ले ले।
भी जाओ ना, छोड़ो लड़कैया, छोड़ो लड़कैया। जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी मैं, देखो मोरे सैया, देखो मोरे सैया। रोक रही गोरी पैया के, रुक जा ओ मन बसिया, ओ चाहे तो मोरा जिया ले ले सांवरिया, चाहे तो मोरा जिया ले ले। बालमवा देखो हमरी सुरतिया, हमरी सुरतिया। बालमवा देखो हमरी सुरतिया, हमरी सुरतिया। काजरवा बसे, काजरवा बसे, काली काली रतिया, काली काली रतिया। सावन भादो मोरी अखियाँ के, रुक जा ओ मन बसिया, ओ चाहे तो मोरा जिया ले ले सांवरिया, चाहे तो मोरा जिया ले ले। फिर के नैना न जा, न जा मैं मारी रसिया, ओ चाहे तो मोरा जिया ले ले सांवरिया, चाहे तो। तो बस मंदाकिनी जी, जैसा कि आपने कहा स्टार्टअप के बारे में हमारे सभी साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल किसी में अगर कोई हुनर हो तो उसे ये समझना चाहिए कि उसे अपना एक स्टार्टअप वो शुरू कर सकते हैं या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। और अब हम शुरू कर सकते हैं हमारा अगला सेगमेंट। तो भाई एक बात बताइए नेहा, आप कभी किसी से रूठी हैं या आपसे कोई रूठता है बार बार? हम तो सब, हम भी रूठे हैं और हमसे बार बार रूठने वाले काफी हैं जो बार बार रूठ जाते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि ये क्यों रूठे हैं। वो गाना है ना, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, या बात बात में रूठो ना, है ना, या रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। किसी गीतकार ने ये गीत यूं ही थोड़ी लिख दिए हैं, जरूर उनके साथ कोई ना कोई रूठा होगा और तब उन्हें जीवन में इस गीत को लिखने की एक कहते हैं ना कि प्रेरणा मिली कि ये गीत लिखा जाए रूठने पर। और कई बार ऐसा होता है कि लोग हमसे बेवजह ही रूठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जब हम उनसे बात करना चाहते हैं तो पता चलता है कि सामने वाला तो हमसे रूठा हुआ है। और ये ज्यादा मुश्किल होता है जब पता नहीं होता कि सामने वाला रूठा क्यों है। फिर हमें मनाने के बहुत सारे विकल्प खोजने पड़ते हैं। अगर पता हो कि सामने वाले किस बात पे रूठा है तो वही वाली तरकीब लगाई जाए जिससे वो मान जाए। लेकिन हर दिन कैसे ये सोचा जाए कि अब लो, अभी किस बात पर रूठ गया, अभी किस बात पर रूठ गई, तो हम उसे कितनी बार मनाएं। तो कुछ लोग जो है मनुहार करने के आदी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी मनुहार हो, है ना, बार बार हम उन्हें मनाएं। तो ये जो चीजें हैं, ये जब बार बार करना पड़ता है ना, तो फिर ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मन खराब हो जाता है। देखिए, विषय से थोड़ा सा हटकर हमें ऐसा लगता है कि मनुहार करने वालों का भी एक स्टार्टअप हो सकता है क्योंकि लगातार कोई रूठता रहे तो उसे किस किस तरीके से मनाया जा सकता है, इसके लिए एक स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। इसके लिए तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, रूठे को मनाए कैसे। और ऐसी बहुत सी किताबें बाजार में उपलब्ध भी होंगी कि रूठे हुओं को मनाए कैसे जाए, है ना। तो लेकिन लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है किसी न किसी बहाने से रूठ गया है, या उसे रूठने की आदत है, या वो कहीं भीतर ही भीतर हमसे नाराज रहता है किसी बात पर, या वो हमसे चिढ़ा रहता है, या वो हमसे ईर्ष्या करता है। कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति बार बार अगर नाराज होता है और बार बार हम उसे मनाकर खुश करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो दोस्त हो हमारे, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे हमारे कलीग हो। एक थकाने वाला वो रिश्ता बन जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सामने वाला तो हमसे रूठा ही रहता है। लेकिन अगर वो सबसे रूठा रहे तो फिर भी देखिए बात अच्छी लगती है। लेकिन वो आपसे रूठ जाते हैं और बाजू में किसी और से इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे होते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये क्या वजह है कि ये हमसे रूठ गया। तो अब हम तो ये कहेंगे कि जो बार बार रूठते हैं उन्हें वजह बतानी शुरू करनी चाहिए और जो बार बार मनाते हैं उन्हें मनाना कम करना चाहिए।
तो यानी मैं आपसे रूठ जाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेहा मैं आपसे इसलिए रूठी भी हूँ। पहले बता के फिर रूठ जाइए तो आसानी होगी मनाने में। हाँ, तो भाई ये तो एक अलग सा व्यवसाय हो गया ना। हाँ। तो हम किस तरह से रोज रोज मना सकते हैं ना। ये जो आदत है ये अच्छी आदत में नहीं आता। कभी कभार तो रूठना और मनाना अच्छा लगता है। देखिए कोई लवर्स हैं, प्रेमी प्रेमिका है, वो रूठते हैं मनाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर भी उन रिश्तों में भी अगर बार बार रूठा जाए तो फिर धीरे धीरे एक जना मनाना छोड़ देता है। घर में चाहे पति पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, दोस्त के रिश्ते हो, या स्टूडेंट हो हम, या पड़ोसी रिश्ते हो, या सहपाठी हो, या सहयोगी हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है। अगर वहां पर बार बार कोई रूठता है तो फिर उसके कारण हमें ढूंढने पड़ते हैं और फिर एक इरिटेशन सा होता है कि भाई इस व्यक्ति को तो बात बात पर नाराज होने की आदत है। और एक वही बात है कि जहाँ भी अति हो जाती किसी भी चीज की, रूठने की, मनाने की, तो वो भाव नहीं रह जाते, वो आनंद नहीं रह जाता। हाँ, वो सिर्फ उस रिश्ते को एक खींचना, उसको निभाना, घसीटना, उस रिश्ते को अंत तक ले जाने जैसा हो जाता है ना, बजाय कि रिश्ते को माटी जैसी सुगंध से सींचा जाए, है ना। जिस तरह से हम फूल पत्तियों को सींचते हैं उसी प्रकार से अगर रिश्तों को सींचा जाए तो सोचिए कितने पुष्पित और पल्लवित होंगे वो रिश्ते। और आपको पता है मंदाकिनी जी कि इन बातों से सिर्फ हम ही परेशान नहीं है, हमारे सारे श्रोता इतने ज्यादा परेशान हैं कि उन्होंने मुझे कुछ कहने से ज्यादा मनोहर क्योंकि वो मना के हमें लगता है कि थक गए हैं। लेकिन हाँ नेहा, एक बात बहुत अच्छी लिखी हमारे श्रोताओं ने कि वो हमसे नाराज नहीं होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि हम आपसे नाराज कैसे हो सकते हैं। तो ये बात हमें थोड़ा अच्छी लगी कि हमारे श्रोता हमसे नाराज नहीं है। कभी कभी मतभेद होता है थोड़ा, वो तो देखिए वो जायज है, हर जगह होता है, लेकिन मान जाना और मना लेना दोनों ही चीजें बहुत ही आसानी से हो जाने वाली चीजें होनी चाहिए। हमारे श्रोता लिखते भी हैं कि मनुहार खुशामद बहुत ज्यादा रूठने वालों को करना पड़ता है और बहुत बार विशेष अतिथि को सम्मान स्वरूप मनुहार करनी पड़ती है। कुछ लोगों को तो आदत ही पड़ जाती है कि जब तक उनकी खुशामद या मनुहार नहीं करें तो आपके घर का पानी भी नहीं पीते। परिवार समाज में ऐसे लोग भरे हुए हैं, पर सचमुच कब तक किया जाए। इसी स्वभाव के चलते कुछ लोग हैं जो परिवार समाज से कट जाते हैं या उन्हें फिर छोड़ दिया जाता है। छोटे बच्चों को तो खुशामद करनी पड़ती है खिलाने के लिए, वो एक अलग बात है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे हो सनम तो फिर क्या है, हमको भी मनाना आता है। यही तो मनुहार है जिसमें किसी की हार नहीं होती है, मनाने के लिए गुहार लगाई जाती है। ये तो एक प्यार है ना। ये प्यार में रूठना एक अलग बात है। वहां तो मनुहार भी अच्छी लगती है और बार बार रूठना भी हमें पसंद आता है, कोई हमसे रूठ जाए। लेकिन ये जिस रूठने की बात हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग हो जाती है कि जहाँ व्यक्ति आपसे नाराज है, मन ही मन आपसे कहीं ना कहीं कहते हैं ना खिंचा हुआ है, किसी वजह से वो आपसे क्रुद्ध है, तो इन सब बातों की वजह से हम भी तो उदास हो जाते हैं ना, निराश हो जाते हैं कि भाई आखिर हमसे ऐसी गलती क्या हो गई कि सामने वाला हमसे नाराज है। और हर दिन एक ही व्यक्ति अगर लगातार रूठा रहे तो उस व्यक्ति को धीरे धीरे उससे सब दूर होने लगते हैं, क्योंकि मनाने की भी एक सीमा होती है। बिल्कुल। और मान जाने की भी एक हद होनी चाहिए ताकि आप समय पर मान जाएं, बहुत ज्यादा ना खींचे, क्योंकि फिर एक वक्त के बाद में वो एक छोटी सी दरार, छोटी सी मन मुटाव थोड़ा सा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मनुहार एक ऐसा शब्द है जो प्यार, प्रेम और आकर्षण को व्यक्त करता है और ये शब्द अक्सर प्रेम पत्रों में, कविताओं में, प्रेम गीतों में प्रयोग किया जाता है। मनुहार का अर्थ है प्रेम, प्यार और आकर्षण। ये शब्द किसी व्यक्ति के प्रति अपने प्रेम और आकर्षण को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी लिखे हैं कि तुम्हारी मनुहार ने मेरे दिल को जीत लिया है, मैं तुम्हारी मनुहार से आकर्षित हुआ हूँ। और उसके महत्व को भी लिखते हैं कि मनुहार एक ऐसा शब्द है जो प्रेम और आकर्षण को व्यक्त करता है। ये शब्द किसी व्यक्ति के प्रति अपने प्रेम और आकर्षण को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये शब्द प्रेम और आकर्षण को व्यक्त करता है। तो प्रेम पत्रों में, कविताओं में, प्रेम गीतों में मनुहार शब्द का प्रयोग अक्सर देखने को मिलता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मनुहार कब तक, सही बात है, किसी को कब तक मनाते रहेंगे। कुछ लोगों की, खासकर कुछ नजदीकी रिश्तेदारों की ऐसी आदत होती है कि वे विशेष आयोजनों पर छोटी छोटी सी बात पर नाराज होकर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि वो हमें मनाने आएंगे। मुंह तो उससे समय उनका देखने लायक होता है जब कोई उन्हें मनाने नहीं आता और वो स्वयं ही आ जाते हैं। वैसे छोटे बच्चों की मनुहार करना तो लगता है अच्छा लगता है। शादी विवाह में भी परोसगारी करते समय जब मनुहार कर करके अतिरिक्त मिठाई प्लेट में रख दी जाती है तो वो खुशी दोनों को ही आनंदित कर देती है। यानी इतनी सी रूठा राठी कि आपने उसकी प्लेट में ज्यादा रख दी मिठाई और हम मान गए।
ये छोटे बच्चों के वाली आसानी से मान जाते हैं। हाँ, बच्चे तो मान जाते हैं। बच्चों को तो इस तरह से खुश करना भी अच्छा लगता है। वो भी छोटे बच्चे है ना, ज्यादा बड़े होते बच्चों को भी ज्यादा रूठना अच्छा नहीं लगता उनका भी। एक श्रोता लिखते हैं कि मनोहार विनती करने की क्रिया, प्रयत्न या भाव किसी रूठे हुए व्यक्ति को मनाने और उसका मान छुड़ाने के लिए की जाने वाली विनती या मीठी मीठी बातें, आदर सत्कार, मनाने का ढंग खुशामद और चाटुकारिता है। और ये लिखते हैं कि आखिर मनोहार कब तक? रूठे हुए स्वजनों को फौरन मनाने का अर्थ है कि हम न केवल उनसे अगाध प्रेम करते हैं, बल्कि हम पूर्णतः अहंकार रहित, स्नेहशील और स्वार्थ से दूर होते हैं। यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे स्वीकार कर क्षमा मांगी जा सकती है और साथ में दी भी जा सकती है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। इसलिए प्यार के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मनोहार कब तक? मनोहार से मतलब है किसी को लुभाने। हम किसी को लुभाने की कोशिश कब तक कर सकते हैं, जबकि सामने वाले को हम पर ध्यान ही नहीं देना, हमें समझना ही नहीं है, तो क्या फायदा है? कोई फायदा ही नहीं है कि हम सामने वाले को लुभाने की और उसके करीब आने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी हम किसी के लिए जितना भी कर लें, लोग हमें नहीं समझते, हमें गलत समझते हैं। इसलिए किसी के पीछे पड़कर उसको लुभाने का कोई फायदा नहीं होता है। लोगों को लुभाया, लेकिन लोगों के आगे पीछे चॉकलेट लेकर, चॉकलेट से बिल्कुल ना करें, ऐसे करें, चापलूसी ना करें। वो बिल्कुल सही कहा। तो सही बात है नेहा कि अगर हमें लगने लगता है कि हम कुछ भी करें, सामने वाले व्यक्ति किसी न किसी बहाने से रूठ ही जाएगा, तो हमें उनसे बात करने से, उनके लिए कुछ लाने से फिर डर लगने लगता है। और ऐसे में हम क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगते हैं। तो जो बात बात में रूठने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो अपने रवैये में बदलाव ले आते हैं तब तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम उन्हें मनाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर बात बात पर रूठ कर फिर वो मानते भी नहीं, तो फिर उन्हें सुधार पाना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो इसलिए जो रोज रोज रूठ जाते हैं वो जरा सोचें और रूठे ना। बिल्कुल। ज्यादा ना रूठे, थोड़ा थोड़ा तो सबको रूठना चाहिए। और जो लगातार मनाते हैं वो भी एक निश्चित दूरी तय करके चलते हैं, एक हद तक मनाएं। हाँ। और उसके बाद उन्हें खुद मान जाने दें। बिल्कुल। और फिर क्या होता है, संबंधों में नाटकीयता आ जाती है। संबंधों में वो जो सहजता है, वो जो निस्वार्थ प्रेम है, वो तो खत्म हो जाता है। फिर एक गणित आ जाती है। स्वार्थ जो संबंध है, हम फिर गणित के हिसाब से चलने पड़ते हैं कि अरे इनसे इतनी ही बात करनी है, क्योंकि ये नाराज हो जाता है व्यक्ति, ये रूठ जाता है, फिर इसे मनाना पड़ेगा, तो हम भी एक डिस्टेंस बना लेते हैं। तो इन सब बातों का ख्याल रखें, बात बात में रूठे ना, और हमारे श्रोता नहीं रूठ जाए। गाना नहीं सुनवा रहे हम। बात बात में रूठो ना, अपने
तो नेहा, हम ये कहते हैं कि हम अपने श्रोताओं से कभी नहीं रूठेंगे और हमारे श्रोता भी हमसे ये प्रण कर रहे हैं कि वो हमसे कभी नहीं रूठेंगे। तो इस वादे के साथ ही लेते हैं आज के कार्यक्रम से इजाजत। बिल्कुल स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।